हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बीए फर्स्ट ईयर की भूगोल की क्लास में स्वागत है आप सभी का। इसमें हम अपरदन चक्र पढ़ रहे हैं और पिछली क्लास में हमने डेविस के अपरदन चक्र के बारे में जाना था और आज हम पेंक महोदय का जो अपरदन सिद्धांत है उसके बारे में जानेंगे। देखो, पेंक महोदय है, इन्होंने अपना जो सिद्धांत है 1924 में दिया था और जो पेंक महोदय हैं ये जर्मनी के रहने वाले थे, जर्मनी देश है उसके निवासी थे और इन्होंने अपना सिद्धांत का नाम मार्फोलॉजिकल एनालिसिस या मार्फोलॉजिकल सिस्टम रखा था। सिद्धांत का नाम है इनके। और जो पेंक महोदय थे ये इन्होंने अपना जो सिद्धांत है वो जर्मन भाषा में दिया था और जर्मन भाषा काफी अधिक टिपिकल लैंग्वेज है। तो जिस समय इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था तो लोग उसे अच्छे से समझ नहीं पाए थे और इनके सिद्धांत का विरोध किया गया था। उसके पश्चात जैसे जर्मन भाषा में इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था और उसे अंग्रेजी भाषा में जब अनुवाद किया गया था तो कुछ अनुवाद भी गलत हो गया था, जो शब्द है उनके अर्थ गलत हो गए थे। तो जो पेंक महोदय हैं इनका जो सिद्धांत है उसका सबसे अधिक विरोध किया गया था उस दौरान, क्योंकि इनका सिद्धांत जर्मन भाषा में था। जर्मन भाषा कुछ कठिन भाषा है तो लोग उसे समझ नहीं पाए। लेकिन पेंक का जो सिद्धांत है वो डेविस से भी अच्छा सिद्धांत है और साइंटिफिक ज्यादा है ये, लेकिन सबसे अधिक जो प्रसिद्धि है वो डेविस को मिली है। तो पेंक का अपरदन सिद्धांत है 1924 में सिद्धांत दिया था, जर्मनी के निवासी थे। मार्फोलॉजिकल एनालिसिस या मार्फोलॉजिकल सिस्टम इनके सिद्धांत का नाम है। और इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण चीज ये बताई थी, जैसे डेविस ने कहा था, डेविस ने कहा था कि पहले उत्थान होगा, बाद में अपरदन। डेविस ने ये बात कही थी कि कोई भी स्थलाकृति है सबसे पहले उसका उत्थान होगा, उसके बाद उसका अपरदन है वो होगा, ठीक है। लेकिन जो पेंक महोदय हैं, पेंक महोदय डेविस का जो सिद्धांत है इसका पूर्ण रूप से ये विरोध करते हैं। डेविस ने कहा था उत्थान और अपरदन साथ चलते हैं। तो पेंक महोदय ने कहा था जो उत्थान है और जो अपरदन है वो साथ ही चलते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी स्थलाकृति है उसका उत्थान हुआ और उसके बाद उसका अपरदन होगा, ऐसा नहीं होता है। और ऐसा नहीं है कोई स्थलखंड है वो ऊपर उठा, अब नदी या जो वायु है वो बह रही है तो ऐसा नहीं है कि इसका अपरदन नहीं करेंगे, वो करेंगे। इसके उत्थान होने का मतलब इसके यूं उत्थान होने का वो इंतजार नहीं करेंगे, जो अपरदन के कारक है वो। जैसे ही उत्थान होगा अपरदन भी उसी के साथ प्रारंभ हो जाएगा। ये सबसे बड़ी इनकी विशेषता है सिद्धांत की, पेंक महोदय की। उसके बाद देखो, उत्थान के पूर्व की अवस्था प्राइमारंभ। जब उत्थान नहीं होता है, जब जो स्थलखंड है वो एकदम सपाट है, समतल है, उस अवस्था को प्राइमारंभ कहा गया है। पेंक ने उसे प्राइमारंभ कहा है या प्राथमिक अवस्था उसे हम कह सकते हैं। और जैसे डेविस महोदय हैं, उन्होंने अवस्था जो शब्द है उसका प्रयोग किया है अपने सिद्धांत में, लेकिन जो पेंक महोदय हैं उन्होंने अपने सिद्धांत में अवस्था के स्थान पर इंटीवक्लुंग जो शब्द का प्रयोग किया है। अब यह देखो कुछ कठिन भाषा है, तुरंत बोली भी नहीं जाती है, इसलिए इनका जो सिद्धांत है वो लोगों को कम समझ में आया था। इंटीवक्लुंग शब्द का प्रयोग किया जिसका अर्थ विकास होता है।
तो ये जो शब्द दिया था इन्होंने, इसका जो अर्थ है वो विकास से होता है, यानी स्थलाकृतियों का विकास। और पेग ने नामावलियां दी है, 3 नामावलियां दी है। जैसे डेविस ने दिया था संरचना, प्रक्रम और समय। तो इसी तरीके से पेग महोदय ने भी 3 नामावलियां दी है। पहला है आस्ती जिंडे इंटी वक्लूम, यानी बढ़ती दर से विकास। जो स्थलाकृति है उसका विकास है वो बढ़ती दर से होता है। फिर सेकंड है गलित फर्मिंग इंटी वक्लूम, इसका अर्थ हुआ समान दर से विकास, यानी एक बार उत्थान होने के बाद फिर जो स्थलाकृतियां हैं उनका जो विकास है वो समान दर से होता है। फिर तीसरा है अबस्ती जिंडे इंटी वक्लूम, यानी घटती दर से विकास। फिर अपरदन की क्रियाएं हैं वो अधिक हावी हो जाती है, तो उसके बाद क्या है, घटती दर से विकास होता है। और जैसे डेविस महोदय ने पेनिप्लेन शब्द का प्रयोग किया था, यानी संप्राय मैदान का। जब अपरदन पूर्ण हो जाता है तो उसके बाद जो धरातल होता है वो संप्राय हो जाता है, यानी कोई भी एक लेवल में हो जाता है। तो पेग महोदय ने पेनिप्लेन के स्थान पर इंड्रम शब्द का प्रयोग किया है, इंड्रम शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, इसका अर्थ भी संप्राय मैदान से ही है, संप्राय यानी समतल मैदान। फिर जो आंतरिक बलों के कारण जो विषमता उत्पन्न हुई थी वो समाप्त हो जाती है। ठीक है, एक संप्राय मैदान या इंड्रम जो मैदान है उसका निर्माण होता है। देखो ये पेग का सिद्धांत है, इसे अच्छे से समझना, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। तो ये 3 अवस्थाएं बताई है पेग महोदय ने। उसके बाद देखो एक ये डायग्राम बनाया है आरेख रेखाओं द्वारा, इस सिद्धांत है, इसे भी हम समझेंगे पेग के सिद्धांत को। इसमें देखो डायग्राम को अब समझते हैं। देखो ये ऊंचाई को दर्शा रहा है और ये भूदृश्य जो नीचे वाली लाइन है, जो भूदृश्य का विकास है इसे दर्शा रही है। और ये एलसी और यूसी, अपर कर्व और लोअर कर्व। ठीक है, जो यूसी है वो पर्वत को दर्शा रही है, उसकी ऊंचाई को दर्शा रही है, और जो एलसी है लोअर कर्व है ये नदी को दर्शा रही है। और ये देखो सबसे पहले प्राइमर्व यानी प्रारंभिक अवस्था, उसके बाद आरोही, एक समान, अवरोही अवस्था, फिर है अंतिम। ठीक है, ये सारी यही लिखे हुए हैं। जो आरोही है यानी बढ़ती दर से विकास, तो पेग की भाषा में से लिखेंगे आप स्ती जिंडे इंटी वक्लूम। ठीक है, आरोही क्रम। फिर है एक समान यानी समान दर से विकास है, इसे हम बोलेंगे गलित फर्मिंग इंटी वक्लूम। उसके बाद है अवरोही यानी घटती दर से विकास, तो इसे बोलेंगे अब अबस्ती जिंडे इंटी वक्लूम। ठीक है, फिर देखो है अंतिम इसकी अवस्था है यानी इंड्रम। ये इंड्रम है, जो मैदान है वो समतल हो जाता है। सबसे पहले है प्राइमर्व, यानी इस दौरान क्या है, जो नदी घाटी है वो हमें दिखाई नहीं देती है और उत्थान इसमें इस समय बहुत तेजी से होता है। अब ये देखो देखो अपरदन की क्रिया क्या है, कैसे है वो इसमें देखो आप। अब मान लो जैसे कोई पर्वत है, ये बना हुआ है, कोई पर्वत है। अब जैसे यहां से नदी है वो प्रवाहित हुई है, यहां से नदी प्रवाहित हुई है, तो वो क्या करेगी, इसका अपरदन करेगी। अपरदन करते करते क्या होगा, इसकी घाटी नीचे तक हो जाएगी इस तरीके से। अब ये नदी जो ऊपर बह रही थी, अब वो नदी यहाँ नीचे बहेगी, क्योंकि यहाँ ऊपर से नदी है, इसने अपरदन कर दिया है।
अपनी जो घाटी है उसको गहरा कर लिया है, तो अब वो जो नदी है वो यहाँ बह रही है, पहले यहाँ बह रही थी, मगर अपर्दन के कारण, उस पर्वत का जो कटाव के कारण वो नदी अब यहाँ से प्रवाहित हो रही है। लेकिन धीरे धीरे वर्षा के दौरान, वायु के दौरान ये जो पर्वत के जो ऊंचे शिखर है ये भी परिवर्तित होने लगते हैं। अब इनकी भी जो ऊंचाई है वो भी देखो कम होने लगती है बाद में। ये इस तरह से कटाव होता है पर्वतों का भी। मतलब उदाहरण के लिए हम अरावली पर्वत है राजस्थान में, उसे हम देखते हैं। तो जब अरावली पर्वत का जब निर्माण हुआ था तो उसकी ऊंचाई बहुत अधिक थी, अपनी युवा अवस्था में थी वो, बहुत अधिक उसकी ऊंचाई थी। मगर जैसे जैसे उसका अपर्दन हुआ नदियों के द्वारा, वायु के द्वारा, तो वो अभी उसका भी कटाव होने लगा। और वर्तमान में जो अरावली पर्वत है उसे क्या कहते हैं हम? अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट पर्वत कहते हैं अरावली को, यानी एक अवशिष्ट भाग है ये। तो अरावली को हम अवशिष्ट पर्वत बोलते हैं, यानी पर्वतों का ये अवशेष है अब अरावली। अब पहले जितनी इसकी ऊंचाई है नहीं, अब केवल अवशेषों के रूप में ही ये अरावली वर्तमान में स्थित है। तो इस तरीके से जो पर्वत है उनका अपर्दन होता है। अपर्दन के जो कारक है, आगे जो कारक है इनका विस्तार से अध्ययन है, और इससे बनने वाली जो आकृतियां है उसके बारे में बहुत अधिक विस्तार से आगे दे रखा है, उसका पढ़ेंगे। देखो प्रायिक मारक है, देखो इस अवस्था में ये एक शुरुआती अवस्था होती है उत्थान की, यानी शुरुआती क्या इस समय देखो उत्थान होता नहीं है पर्वत का। इस दौरान जो पर्वत है उसका उत्थान हो नहीं पाता है। ये प्राथमिक अवस्था है, इसे हम बोल सकते हैं। और नदी घाटी हमें यहाँ दिखाई नहीं देती है, और नदी घाटी जब नहीं दिखेगी तो यहाँ जो तेजी से देखो, एक तो ये जो अवस्था है, इसके बाद तेजी से जो इसका करती है उसका निर्माण होता है, यानी तेजी से उसका उत्थान होता है। तेजी से उत्थान होने के बाद आरोही अवस्था आती है। आरोही अवस्था मतलब आग स्थिति जेटे इंटी वक्लूम। देखो इस अवस्था में जो उत्थान है वो तेजी से हो जाता है। तेजी से उत्थान होने के बाद फिर वो उत्थान है कुछ धीमा हो जाता है, फिर उतनी अधिक गति से उत्थान नहीं होता है। और इस दौरान जैसे नदी है वो युवावस्था में होती है। युवावस्था में होती है तो नदी का जो प्रवाह है वो बहुत अधिक तेज होता है। वी आकार की गाठियां बनती है, जो गोर्ज है, कैनियन है, इनका निर्माण होता है। और नदी की जो घाटी है वो बहुत अधिक गहरी होती है। उसके बाद देखो सेकेंड अवस्था आती है इसकी, एक समान अवस्था, यानी समान दर से उत्थान होगा। इस अवस्था को कहते हैं गलित फर्मिंग इंटी वक्लूम। ठीक है, तो इसे एक समान अवस्था कहते हैं, यानी समान दर से उत्थान होना। देखो ये जो अवस्था है इसमें यहां से और यहां तक, और ये जो यूसी और एलसी है दोनों ही समान है। यह भी यहां से यहां तक समान है और ये भी यहां तक समान है, एक लेवल में है। यानी इस दौरान जो अवस्था है ये समान दर से यहाँ उत्थान होता है इनका, और उत्थान दर लगभग समान रहती है। उत्थान और अपर्दन, देखो यूसी का मतलब है पर्वत और एलसी का मतलब है नदी, यानी उत्थान और जो अपर्दन है वो एक समान ही हो रहा है। जितना उत्थान हो रहा है उतना ही अपर्दन हो रहा है। और जो पर्वत की जो चोटियां है, जो पर्वत के जो नुकीले भाग है, उनका भी अपर्दन तेज गति से होता है। और लास्ट में क्या होता है, उत्थान है वो बंद हो जाता है। जितना मतलब पर्वत को हाइट लेनी होती है उतनी ले लेता है, उसके बाद उसका उत्थान नहीं होता है।
उसके बाद केवल अपर्दन का कार्य ही होता है। जैसे माउंट एवरेस्ट है, उसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर, यानी हिमालय को जितना ऊपर होना था वो हो चुका है। अब इससे अधिक वो ऊपर नहीं हो पा रहा है हिमालय, यानी जितनी ऊंचाई थी वो पर्वत ने ले ली है। अब केवल जो होगा वो अपर्दन ही होगा। अपर्दन की क्रिया ही होगी। अपर्दन की क्रिया के बाद देखो फिर आती है अवरोही अवस्था। अवरोही अवस्था देखो घटती दर से विकास। यहां देखो घटती दर से विकास, यानी अब यहां देखो ये जो ग्राफ है अब ये नीचे हो रहा है, ठीक है। जो अपर एलसी है नदी है वो भी नीचे, और जो यूसी है पर्वतीय भाग है वो भी नीचे हो रहा है, यानी अब घटती अवस्था में है। यानी जो पर्वत है उसका जो अपर्दन है अब अपर्दन हो रहा है, यहां से अपर्दन शुरू हो गया है। और नदी है, अब जैसे नदी है कोई पर्वतीय भाग है ये, अब यहां से मान लो नदी निकल रही है तो इसका अपर्दन हो गया पर्वत का। तो अब नदी कहां से है, अब यहां से निकल रही है वही नदी, ठीक है। इस तरीके से ये जो भाग है वो नीचे हो गया है। फिर धीरे धीरे यहाँ भी अपर्दन हो जाएगा, ठीक है। फिर नदी कहां से, यहां से प्रवाहित होगी। तो ये क्रिया है ये होती है, और ये जब तक होती रहती है ये क्रिया जब तक कि जो नदी है अपने आधार तल को प्राप्त ना कर ले। और ये देखो यहाँ अंतिम अवस्था आती है इंटरप्ट की। इंटरप्ट की यानी जो संप्राय मैदान है, समान मैदान है, उसका निर्माण होता है इस दौरान, ठीक है। ये समझ रहे हो आप। और उसके बाद ये इंटरप्ट यानी समान ये समतल मैदान है उसका निर्माण होता है। और इसके बाद देखो कुछ नुकीली पहाड़ियां हैं वो भी यहाँ होती है, जिन्हें इंसियल बर्ग कहा है, इंसियल बर्ग, ठीक है। पेंक महोदय ने इन्हें इंसियल बर्ग कहा है। और जो इंसियल बर्ग है वो वास्तव में मरुस्थलीय क्षेत्रों में बनते हैं, और मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो अपर्दन है वो वायु के द्वारा होता है, क्योंकि वहां वर्षा है वो कम ही होती है। तो मरुस्थलों में जो अपर्दन का कारक होता है वो वायु होती है। तो ये जो इंसियल बर्ग है जो आकृति है ये मरुस्थलीय क्षेत्रों में अधिक बनती है। अब जैसे हिमालय है, हिमालय है एक युवा पर्वत है, एक नवीन वलित पर्वत है। तो इसका भी जो अपर्दन होगा एक जब समय आएगा इसकी जो स्थिति है वो भी अरावली जैसी हो जाएगी। जो वर्तमान में अरावली की कंडीशन है यानी एक अवशिष्ट पर्वत है, और जो हिमालय है वो एक नवीन पर्वत है, यानी हिमालय है वो भी अरावली की जैसी उसकी कंडीशन हो जाएगी। और जैसे अमेरिका में अपलेशियन पर्वत है वहां भी अपर्दन कटाव है वो बहुत अधिक हुआ है, वो भी एक अवशिष्ट पर्वत है। यानी ये जो कटाव की क्रिया है ये निरंतर चलती रहती है। उसके बाद देखो आगे पेंक ने यह भी कहा है, जैसे प्लेट टेक्टोनिक क्रिया है हमने पढ़ी है, ये जो पर्वतों का उत्थान होता है ये जो आंतरिक बल है पृथ्वी के उन वजह से होता है। आगे देखो पेंक महोदय ने कहा है जब अंतिम अवस्था में आती है तो इस दौरान यह जरूरी नहीं है कि संप्राय मैदान का ही निर्माण हो, जरूर नहीं कि संप्राय मैदान ही बने। अगर इस दौरान जो आंतरिक बल है अगर वो प्रभावी हो जाते हैं, आंतरिक बल अगर प्रभावी हो जाते हैं या भूगर्भ में कुछ ऐसी हलचल होती है तो ये भाग जो नीचे जा रहा है तो वो ऊपर भी उठ सकता है। ये बात पेंक महोदय ने कही है कि जरूरी नहीं है कि वो संप्राय मैदान में ही वो चीज है वो तब्दील हो जाए, ऐसा नहीं है। यानी उसका उत्थान भी हो सकता है, यानी अंतिम अवस्था हो सकता है वो प्राप्ति ना करे और जो स्थल खंड है वो उसका उत्थान हो जाए। तो ये था देखो पेंक महोदय का सिद्धांत है, अपर्दन से संबंधित सिद्धांत है। और
और डेविस की तुलना में इनका जो सिद्धांत है वो अच्छा सिद्धांत है, मगर डेविस को सबसे अधिक इसमें लोकप्रियता हासिल हुई थी। अब पेंक को क्यों नहीं हुई? क्योंकि पेंक का जो सिद्धांत था वो जर्मन भाषा में था। जर्मन भाषा कुछ कठिन भाषा है। अब ये सिद्धांत है पेंक का कंप्लीट है। आपको अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट्स कर सकते हो, वापस पूछ सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तब तक घर पे रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।